हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फिलहाल एमपीपीएससी मेंस 2023 को पोस्टपोन कराने के लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जुटे हुए हैं और उन्होंने पीएससी का जो ऑफिस है, एमपीपीएससी का ऑफिस इंदौर में, उसके सामने प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ धमकियां दी, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में आयोग ने भी कहा कि चलो ठीक है, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या डिमांड्स कैंडिडेट्स की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जेन्युइन कितनी है। तो पहली तो मांगे इन्होंने किया है राष्ट्रीय मुख्य परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाया जाए, और दूसरी मांग है 13% जो अभ्यर्थियों के रुके रिजल्ट हैं उसको भी जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अजीब सा असमंजस की समस्या पैदा हो जाती है। प्रोविजनल के नाम पे आप रिजल्ट जारी कर देते हो, उसको बाद में कब जारी करोगे कब नहीं जारी करोगे, वो काफ़ी अनगिनत टाइम के लिए रुका हुआ है। और कमाल की बात है, मोहन यादव जी अब सीएम तो बन गए हैं, आपकी सरकार ही बन गई है, तो आपको काम ये करना चाहिए कि जो ओबीसी मामला जो रुका हुआ है तो उसको भी जल्द से जल्द उसका निराकरण करा दिया जाए। तो ये भी अच्छी बात होगी, एटलीस्ट पता तो चले कि आपकी गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये जो डिमांड है वो कितनी जेन्युइन है। अब यहाँ पर दो पक्ष हैं। हमारा तो जो कैंडिडेट से कहना ये है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट से कहना ये है कि एग्जाम की डेट को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। एटलीस्ट इतना पर्याप्त टाइम मिले कि हमें चीज़ों को कंप्लीट करने में और रिवीजन करने का मौका मिले, जिससे हम एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दे सकें। ऐसा ना रहे कि फॉर्मेलिटी में जाके एग्जाम में बैठ गए और उसको बैठने का कोई मतलब नहीं रहा। कुछ कैंडिडेट से कहना अलग है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर देखिए, कैलेंडर जो है बहुत पहले जारी कर दिया गया था, और कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को ही है, और राष्ट्रीय मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें इसका 11 मार्च से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में लगभग 3 महीने गैप है। हालांकि 3 महीने से कम का ही गैप है, लेकिन यदि हम माने तो 3 महीने के लगभग गैप के आसपास यहाँ पे गैप दिया गया है। अब देखिए, उनका कहना है ये कैलेंडर तो हमने बहुत पहले जारी कर दिया था, तो आपको तैयारी उस टाइम पीरियड में कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, रिजल्ट जारी किया था एमपीपीएससी का 25 जनवरी 2024 को। अब देखिए 25 जनवरी 2024 को यहां पे आप रिजल्ट जारी करते हैं, 25 के बाद कितना टाइम मिलता है, 11 मार्च को एग्जाम है। मतलब 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी, एक महीने का टाइम वो है, और उसके बाद लगभग 15 दिन का टाइम है। मतलब लगभग 1.5 महीने का टाइम आपने दिया है मेंस के एग्जाम के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हास्यास्पद है। मैं इस चीज में एक सरप्राइज करता हूं कि जब अधिकारी जब इस कैलेंडर को डिजाइन करते हैं तो क्या सोच के डिजाइन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लोग कहेंगे नहीं, कैलेंडर तो हमने बहुत पहले जारी कर दिया था, तो आप पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करके रखना चाहिए। अरे भैया, जब इतनी है, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई है, तो तुम ऐसा करो कि आज प्रीलिम्स तुमने कराया है, उसके 10 दिन बाद तुम मेंस करा लो। क्यों उसको आप यहां पर बोल रहे हो कि हाँ हम उसको 2.5-3 महीने बाद कराएंगे? आपको तुरंत करा लेना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, यदि आप ये बात करते हो यूपीएससी एक हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो यूपीएससी भी 4 महीने गैप रखता है, 4 मंथ गैप। इतना पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए कि आप चीजों को प्रॉपर रिवाइज तो कर सको। सिलेबस इतना छोटा नहीं होता है कि आप उसको 2 पन्ने पलटाए और उसका बात खत्म हो गई। ये एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है। तो एटलीस्ट आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड को तो फॉलो करो। आपका तो एग्जाम इतना खराब स्टैंडर्ड आपका रहता है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए आपके बारे में, लेकिन आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत कर देते हो, उसके बाद आप आंसर की जारी करते हो, उसमें 4-4 5-5 क्वेश्चन आप डिलीट करते हो। ठीक, तो आपको अपने आप की हैबिट्स में सोचना चाहिए कि आप कितना सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रोस्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारा मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पर एटलीस्ट कैंडिडेट्स को इतना टाइम तो मिलना चाहिए जिससे वो प्रॉपर तरीके से जो लेफ्ट आउट पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकें और साथ में चीज़ों को रिवाइज कर सकें, आंसर राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद भी कम से कम आपको 2 महीने 2.5 महीने का टाइम यदि आप देते तो कह सकते थे कि हाँ उसको जेन्युइन थोड़ा आप कह सकते हो। आपने 1-1.25 महीने में आपने एग्जाम करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडिडेट्स को इतना टाइम तो मिलना चाहिए जिससे एटलीस्ट वो एग्जाम प्रॉपर तरीके से दे सकें। जिन लोगों का मानना है कैलेंडर बहुत पहले जारी किया है, कैलेंडर जारी कर देने से नहीं होता। आप कैलेंडर में 10 एग्जाम का डेट देते हो, उसमें से 9 एग्जाम की डेट पोस्टपोन करते हो। अभी एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का आपने एग्जाम डेट दिया हुआ था कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस कराएंगे, कब से कराने का आप था, देखिए यहां पे लिखा हुआ है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, ये 25 फरवरी को होने वाली थी। आपने इस एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया। क्यों पोस्टपोन कर दिया अभी? तो कहने का मतलब यह है, फिर आप उसको कितना आगे ले गए। तो आप एग्जाम डेट देते हो, 10 एग्जाम की डेट देते हो, उसमें से 9 एग्जाम पोस्टपोन कर देते हो, लेकिन जो मेंस एग्जाम है जिसमें रियल टाइम की जरूरत होती है उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हो।
तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को अपने काम करने की जो स्टाइल है उसमें काफी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। एटलीस्ट जब कैलेंडर बनाओ तो थोड़ा सोच समझ के कैलेंडर बनाओ। यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं एटलीस्ट उतना तो कम से कम फॉलो कर लिया करो, है ना। इतना इनोवेशन नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज मैं आप लोगों से और करना चाहता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, 13% अभ्यर्थियों के जो रुके रिजल्ट है उसको जारी किया जाना चाहिए। डिमांड बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि आप जो जितनी वैकेंसी दिखाते हो, मान लो आप 200 वैकेंसी दिखाते हो, उसमें 13 दूनी 26 वैकेंसी तो होल्ड में कर देते हो। एक तो वैकेंसी कम देते हो आप, और कमाल की बात है वैकेंसी कम देने का भी एक नया नाटक है। देखिए यहां पर कैंडिडेट्स कह रहे हैं 500 पद करो, 500 पद बढ़ाए जाए। अब एमपीपीएससी यहाँ पे कहेगी अरे हमारे पास जितनी वैकेंसी आए उतनी हम करेंगे, डिपार्टमेंट जितनी वैकेंसी। अरे भाई हमें सब पता है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से होती है। तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं आप जरा इतना कॉमन सेंस तो लगाओ। आप रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 65 करना चाहते हो और यहां पे वैकेंसी नहीं जारी करना चाहते हो। थोड़ा तो आप ना दिमाग लगाओ कि ये रिटायरमेंट की एज को अननेसेसरी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नए कैंडिडेट्स को लाना जरूरी है। अगर आप नए कैंडिडेट्स को नहीं लाएंगे मतलब पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा। और आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हालांकि मुझे पता है बहुत सारी चीजों को आप चाहते हो बाईपास कर देंगे। इस समय बहुत सारी जो मशीनरीज होती हैं, बहुत सारी जो रेगुलेटिंग बॉडी है, आपने उसको बाईपास कर रखा है, प्राइवेट एजेंसीज को दे रखा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अपने काम करने के तरीके में चेंज लाने की जरूरत है। ये एक गवर्नमेंट का एक नया प्लानिंग है। जैसे बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने प्राइवेट बॉडी को दे रखा है। रेगुलेशन जो है, जैसे आप सीएम राइज स्कूल है आपने बनाई है, उसकी रेगुलेशंस बहुत सारे आपने प्राइवेट बॉडी को दे रखी है। दिस इज नॉट ए गुड थिंग। आपको अपनी रेगुलेटिंग बॉडी एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। अपने एग्जाम कराने का जो तरीका है उसको भी एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। आपने रूल्स ला दिए कि हाँ कोई करेगा तो उसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, करते धरते कुछ हो नहीं, पकड़ में कुछ नहीं आता। आपका डिपार्टमेंट ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में यदि आप जाओ, यदि आप आरटीआई डालो कि लोकायुक्त कार्यालय में कितने केसेस जो है कहां पेंडिंग है, तो आप पाओगे शिक्षा विभाग में 20,000 केस पेंडिंग है। मतलब शिक्षा विभाग की आपने ऐसी की तैसी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पे इन चीजों को संज्ञान में ले और उन्हें प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। और यहाँ पे जो अननेसेसरी चीजें चल रही हैं उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो 13% जो रुके रिजल्ट हैं इसको जरूर आप जारी करें और साथ में वैकेंसीज को ही बढ़ाएं। बिकॉज आप रिटायरमेंट एज को बढ़ा दोगे उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन वैकेंसीज को आप बढ़ाओगे तो ये डेफिनेटली जो काबिल कैंडिडेट्स हैं हमारे राज्य के वो गवर्नमेंट में काम करेंगे, तो शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। तो मेरा ओपिनियन ये है, आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट करके दें और मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।